भारत की पंचवर्षीय योजना है। ये एक ऐसा विषय है जिसकी गहराई को अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है, जो सदियों की गुलामी के बाद खुद को एक उभरती हुई औद्योगिक ताकत में बदलने का प्रयास कर रहा था। पहली योजना के सीमित 269 करोड़ के बजट से लेकर 12वीं योजना और अंततः नीति आयोग के उदय तक ये दशकों के प्रयोगों और विफलताओं से सीखने का परिणाम है। ये भारत के आर्थिक विकास का एक बहुत ही शानदार सारांश है। नियंत्रण के तहत हमारी पहली पंचवर्षीय योजना सामने आई, जो 1951 से 1956 तक चली, जो कि हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। बिल्कुल, और इसका पूरा फोकस कृषि पर था। हमारे नोट्स में भी यही बताया गया है। अगर हम इस हैरोल्ड डोमर मॉडल को आसान भाषा में समझें तो ये मूल रूप से बचत और निवेश के चक्र पर काम करता है। हाँ, यानी अगर देश में बचत दर बढ़ती है और उस पैसे को उत्पादक कार्यों में निवेश किया जाता है तो अर्थव्यवस्था की गति तेज होती है। और 1951 के भारत में सबसे बड़ी चुनौती तो खाद्यान्न संकट की ही थी ना, इसलिए जो भी सीमित संसाधन थे उन्हें कृषि और सिंचाई के बुनियादी ढांचे में निवेश किया गया। और इसी निवेश का सीधा परिणाम हमें जमीन पर देखने को मिला भी। भाखड़ा नांगल और हीराकुंड जैसे विशाल बांधों का निर्माण इसी योजना की देन है। बाद दूसरी पंचवर्षीय योजना जो 1956 से 1961 तक चली, उसमें एक बहुत बड़ा रणनीतिक बदलाव देखने को मिलता है। हाँ, जिसे महालनोबिस मॉडल के नाम से जाना जाता है। ये परीक्षा के नजरिए से बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, इसमें फोकस अचानक कृषि से हटाकर भारी औद्योगिकरण यानी रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन पर चला गया। अब मैं ये सोच रही थी कि जिसे अर्थव्यवस्था की भाषा में कैपिटल गुड्स उद्योग कहा जाता है। बिल्कुल, उनका तर्क था कि केवल खेती पर निर्भर रहकर देश आधुनिक नहीं बन सकता, इसलिए भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला में बड़े स्टील प्लांट्स लगाए गए। लेकिन ये बात भी सच है कि इस अचानक हुए बदलाव के कारण कृषि क्षेत्र में निवेश कम हो गया, जिसका खामियाजा कुछ ही वर्षों बाद खाद्यान्न संकट के रूप में सामने आया। और शायद यही कारण है कि तीसरी पंचवर्षीय योजना, जिसे गाडगिल योजना भी कहा जाता है, उसमें फोकस वापस कृषि पर लाना पड़ा। हाँ, जो 1961 से 1966 तक चली थी। इसमें विशेष रूप से गेहूं उत्पादन पर जोर दिया गया, लेकिन हमारे स्रोत बताते हैं कि यह योजना अपने लक्ष्यों को हासिल करने में बुरी तरह विफल रही। देखिए, इसके पीछे केवल नीतियां जिम्मेदार नहीं थीं। देश के सामने जो गंभीर बाहरी संकट आए, उन्होंने पूरी अर्थव्यवस्था को हिलाकर रख दिया था। 1962 में भारत चीन युद्ध हुआ और फिर 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध। जब कोई भी देश युद्ध लड़ रहा होता है तो उसका सारा पैसा और संसाधन विकास के कार्यों से हटकर राष्ट्रीय सुरक्षा पर चला जाता है। और इसके साथ ही 1965-66 के दौरान देश ने सदी के सबसे भयंकर सूखे का भी सामना किया। सही कहा। इन लगातार लगे झटकों के कारण तीसरी योजना पूरी तरह से पटरी से उतर गई। और इसी विफलता और संकट के कारण एक ऐसा दौर आया जिसे प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर योजना अवकाश या प्लान हॉलिडे के रूप में पूछा जाता है, जो 1966 से 1969 के बीच का समय था। हाँ, इस दौरान कोई भी नई पंचवर्षीय योजना नहीं आई। जो लोग सुन रहे हैं उन्हें ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये कोई सामान्य प्रक्रिया नहीं थी, बल्कि एक गहरा क्राइसिस मैनेजमेंट था। अर्थव्यवस्था इतनी बुरी स्थिति में थी कि 5 साल आगे का सोचना मुमकिन ही नहीं था। 1969 में चौथी पंचवर्षीय योजना शुरू हुई, जो 1974 तक चली, और ये गाडगिल फॉर्मूले पर आधारित थी। ये दौर भारतीय इतिहास के सबसे घटनापूर्ण समय में से एक था। सच में, इसी योजना के दौरान हरित क्रांति ने जोर पकड़ा, जिससे देश खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ने लगा। 1969 में ही 14 बड़े वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण भी किया गया और अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में इसरो की स्थापना भी इसी दौरान हुई। देखिए, बैंकों का राष्ट्रीयकरण इस बात का संकेत था कि सरकार अर्थव्यवस्था पर अपना नियंत्रण मजबूत कर रही थी। इसके पीछे सोच ये थी कि बैंकों का पैसा केवल कुछ बड़े उद्योगपतियों तक सीमित न रहे, बल्कि किसानों और छोटे कारोबारियों तक भी पहुंचे। इसके बाद आती है 5वीं पंचवर्षीय योजना, जो 1974 से 1978 तक चली। ये डीपी धर मॉडल पर आधारित थी। इस योजना की सबसे बड़ी पहचान एक नारा था जिसने उस समय देश की राजनीति को गहराई से प्रभावित किया: गरीबी हटाओ। गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता इस योजना के मुख्य लक्ष्य थे। लेकिन इस योजना के साथ एक बहुत ही अनोखा तथ्य जुड़ा है।
जो परीक्षाओं में अक्सर आता है। हाँ, ये एकमात्र ऐसी पंचवर्षीय योजना थी जो अपने निर्धारित 5 साल पूरे नहीं कर पाई। इसे 1 साल पहले ही समाप्त कर दिया गया था। इसका कारण देश के राजनीतिक परिदृश्य में आया एक बड़ा बदलाव था। आपातकाल के बाद 1977 में जब चुनाव हुए तो सत्ता में बदलाव आया और जनता पार्टी की सरकार बनी। और नई सरकार ने पिछली सरकार की योजना को 1978 में ही खत्म कर दिया। फिर अपनी नई आर्थिक नीति लागू की, जिसे रोलिंग प्लान कहा गया। हाँ, जो 1978 से 1980 तक चला। इसमें एक तय 5 साल के लक्ष्य की बजाय हर साल योजना के लक्ष्यों का मूल्यांकन करके अगले साल के लिए नए लक्ष्य तय किए जाते थे। और छठी पंचवर्षीय योजना शुरू हुई, जो 1985 तक चली। इस योजना में आर्थिक उदारीकरण की एक बहुत ही शुरुआती झलक देखने को मिलती है। इसी दौरान परिवार नियोजन कार्यक्रम को भी लागू किया गया और 1982 में कृषि और ग्रामीण विकास के लिए नाबार्ड की स्थापना हुई। इसके बाद 1985 से 1990 तक 7वीं योजना आई, जिसका मुख्य लक्ष्य सामाजिक क्षेत्र, रोजगार और उत्पादकता बढ़ाना था। इसी समय जवाहर रोजगार योजना भी शुरू की गई थी। लेकिन 7वीं योजना के खत्म होने के बाद भारत एक बार फिर एक बहुत बड़े आर्थिक संकट के मुहाने पर खड़ा था। हाँ, 1990 से 1992 के बीच फिर से एक अंतराल आया और कोई पंचवर्षीय योजना लागू नहीं की जा सकी। इसका कारण था देश में भयंकर राजनीतिक अस्थिरता और एक गंभीर बैलेंस ऑफ पेमेंट संकट। अगर इस संकट को हम आसान भाषा में समझे तो इसका मतलब ये था कि भारत के पास बाहर से जरूरी सामान जैसे कि कच्चा तेल आयात करने के लिए विदेशी मुद्रा लगभग खत्म हो चुकी थी। ये आजाद भारत के इतिहास का शायद सबसे बड़ा आर्थिक संकट था, जो जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल पर आधारित थी। ये योजना भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित हुई। इसी दौरान भारत में एलपीजी सुधार लागू किए गए, यानी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। जो लाइसेंस राज पहले व्यवसायों को बांध कर रखता था, उसे खत्म किया जाने लगा और विदेशी कंपनियों को भारत में निवेश करने की अनुमति मिली। 8वीं योजना ने भारत को दुनिया के लिए खोल दिया। ये सिर्फ एक नीतिगत बदलाव नहीं था, ये भारत के सोचने के तरीके में एक बड़ा पैराडाइम शिफ्ट था। हम एक बंद अर्थव्यवस्था से निकलकर विश्व बाजार का सक्रिय हिस्सा बनने लगे थे। और इसके परिणाम हमें आने वाले दशकों में तेज आर्थिक विकास के रूप में देखने को मिले। जैसे 9वीं पंचवर्षीय योजना जो 1997 से 2002 तक चली, उसका केंद्रीय विषय था समानता के साथ विकास और महिला सशक्तिकरण। ये महसूस किया गया कि केवल जीडीपी बढ़ाना काफी नहीं है, विकास का लाभ समाज के निचले तबके तक पहुंचना चाहिए। इसके बाद 10वीं योजना आई, जो 2002 से 2007 तक चली, जिसने बहुत ही आक्रामक लक्ष्य तय किए थे। इसका मुख्य उद्देश्य प्रति व्यक्ति आय को अगले 10 वर्षों में दोगुना करना और गरीबी को 5% तक कम करना था। फिर आती है 11वीं पंचवर्षीय योजना, जिसकी रूपरेखा सी रंगराजन द्वारा तैयार की गई थी। इसका विषय था तेज और अधिक समावेशी विकास। और अंततः आई 12वीं पंचवर्षीय योजना, जो 2012 से 2017 तक चली। यह भारत के इतिहास की अंतिम पंचवर्षीय योजना साबित हुई। इसका फोकस था तेज, अधिक, समावेशी और सतत विकास। यहाँ सतत विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक बहुत जरूरी शब्द जुड़ गया था, जिसका अर्थ है पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना विकास करना। लेकिन 12वीं योजना के दौरान ही एक बहुत बड़ा संस्थागत बदलाव भी हुआ। 2014 में सरकार ने योजना आयोग को समाप्त करने का ऐतिहासिक फैसला किया। हाँ, 65 साल पुरानी उस संस्था को भंग कर दिया गया, जिसने देश के विकास का पूरा खाका तैयार किया था। और 1 जनवरी 2015 को इसकी जगह नीति आयोग ने ले ली। इस बदलाव के पीछे का ढांचागत अंतर समझना बहुत दिलचस्प है। हमने पहले बात की थी कि योजना आयोग का काम करने का तरीका टॉप डाउन था। साथ ही योजना आयोग के पास मंत्रालयों और राज्यों को धन आवंटित करने का अधिकार था। लेकिन नीति आयोग पूरी तरह से एक अलग सोच पर काम करता है। नीति आयोग धन का आवंटन नहीं करता, वो काम अब पूरी तरह से वित्त मंत्रालय के पास है। नीति आयोग मुख्य रूप से एक थिंक टैंक के रूप में काम करता है, जिसका दृष्टिकोण बॉटम अप है, यानी ये राज्यों के सक्रिय भागीदारी को बहुत अधिक महत्व देता है। बिल्कुल। आज की जटिल दुनिया में हर राज्य की जरूरतें अलग हैं। जो आर्थिक नीति किसी तटीय राज्य के लिए सही है,
तो मिलते हैं अगले वीडियो में। हाँ, तब तक पढ़ते रहो, बढ़ते रहो। और हाँ, सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलना।